ओके नमस्कार दोस्तों। सो वी आर हियर टू डिस्कस द प्रीलिम्स पेपर का एग्ज़ाम जो सिविल सर्विसेज का 2023 का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें कि हम लोगों ने वी हैव कम्प्लीटली एनालाइज सेट ए ऑफ द पेपर जो आज हुआ था, और उसका पेपर एनालिसिस का क्या आउटकम निकला वो हम बहुत समराइज़ करेंगे, और लास्ट में हम आपको अपना कट ऑफ बताएंगे कि मैं क्या समझता हूँ कि कट ऑफ क्या है, क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं थोड़ा डिफ़र करता हूँ जो कट ऑफ इससे पहले हमारे चैनल पे आया है। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन एंड आई हैव डन अ गुड अमाउंट ऑफ रिसर्च इन टेलिंग यू द कट ऑफ विच आई विल बी शेयरिंग विथ यू। ठीक है, सी अर्लियर वो जब पहले होता था पेपर यार, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का पहले पेपर होता था, तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यूज़ टू बी द ईजीएस्ट सब्जेक्ट। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया सबसे आसान सब्जेक्ट्स में से एक काउंट किया जाता था। इट यूज़ टू बी पीनट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बट अब आप देखेंगे दोस्त, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस काफ़ी कम हो गए, दिस हैज़ डिक्रीज्ड। और जो एक ही सवाल आसान था दैट वाज 1833 वाला, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाला सवाल जो आसान था, कहीं से भी बच्चा पढ़ा होगा, किसी भी टीचर से पढ़ा होगा तो वो सब बना दिया होगा। उसके अलावा जो मेरी समझ से एक और रिलेटिवली आसान क्वेश्चन था दैट वाज स्वदेशी और नेशनल हैंडलूम डे वाला। हाउएवर आई एम नॉट टू श्योर कि कितने बच्चों को उसका डेट याद होगा कि नेशनल हैंडलूम डे कब मनाते हैं। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट द रिलेटिव पेपर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज टू टफ, एंड इट वॉज सो टफ कि मतलब पहले तो बहुत आसान पेपर आता था। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी का सेक्शन भी in a whole the toughness of paper has increased and the number of questions is more or less however factual questions जो लोग याद कर लेते हैं वो नहीं है, वो concept based है, आपकी understanding based question पूछ रहा है उसमें। ज्योग्राफी के questions भी थोड़े कठिन हैं, लेकिन ज्योग्राफी डूएबल है जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ रखा है अच्छे से। ज्योग्राफी आउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आई पर्सनली फेल्ट कि ज्योग्राफी वॉज डूएबल। ज्योग्राफी जो है, जो आप रिलेटिवली और सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ज्योग्राफी का टफनेस थोड़ा कम है मेरी समझ से। और मुझे साइंस इजी लगता है, मैं चूँकि साइंस मेरा फेवरेट पोर्शन रहा है तो मुझे साइंस पर्सनली आसान लगता है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि साइंस मेरे लिए आसान होगा। हाउएवर आई एम नॉट टू श्योर कि बाकी बच्चों का साइंस का क्या हिसाब किताब बना है। इकोनॉमी का नॉट एट ऑल ईजी यार, इकोनॉमिक्स वॉज नॉट एट ऑल ईजी, इकोनॉमिक्स वॉज अ टफ नट टू क्रैक। एंड मोर ओवर इंस्टेड ऑफ, अगर हम सिर्फ क्वेश्चन को ना देखें, द वे इट हैज़ बिन आस्क्ड, असर्शन रीजनिंग पूछ रहा है, असर्शन रीजनिंग में ए और बी स्टेटमेंट तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है कि जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो अक्सर पूछा जाता था, सिविल सर्विसेज में आई एम नॉट टू श्योर कि ये वेदर दिस हैज़ बिन इंट्रोड्यूस दिस ईयर ओनली और वॉज इट देयर इन द लास्ट ईयर ऑल्सो। इंजीनियरिंग सर्विसेज में इट यूज टू बी देयर, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज इज़ मोर साइंस ओरिएंटेड वाला पोर्शन है। इसमें जैसे अगर पॉलिटी से पूछ लेता है तो असर्शन रीजन, तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है एक्सप्लेन करना कि ए होगा या बी होगा। सी और डी है तो वो बहुत आसान है, सी और डी सीधा कह रहा है ऑप्शन स्टेटमेंट 1 गलत है या स्टेटमेंट 2 गलत है। ए और बी ऑप्शन जो आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है उसकी तरफ जब आपको ले जाते हैं तो वहाँ पे मामला थोड़ा फंस जाता है ना। और मोर ओवर दोस्त, जब आप देखेंगे, जब आपके मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, ए स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, और जब स्पेशली मैच द कॉलम है तो उसका ऑप्शन 1 कह रहा है ओनली 1 पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन बी कह रहा है ओनली 2 पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन 3 कह रहा है ओनली 3, ऐसा भी नहीं लिख रहा है पेयर इज़ करेक्टली मैच, सीधा कह रहा है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। जो बच्चा अगर ऊपर लिखा हुआ स्टेटमेंट नहीं पढ़ पा रहा है उसको तो लगेगा ओनली 3rd स्टेटमेंट इज़ करेक्ट की बात कर रहा है क्या। हाउएवर दिस इज सेइंग कि ओनली 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इस तरह से उन्होंने आपके साथ गेम खेलने की कोशिश करी है। बहुत ज़्यादा ये पेपर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, एप्लीकेशन और कितना आप काम रख सकते हैं अपने आप को, ये डिमांड कर रहा था इस बार आपसे। ठीक है, हैविंग a look at all the 100 questions, and trust me when I say this कि this paper was difficult, way difficult than the last year paper। और इसके बाद जब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ये वे डिफ़िकल्ट है पिछले साल के पेपर की तुलना में, और मैं कुछ एनालिसिस भी अभी देख रहा था बाकी लोगों का कि उनका क्या कहना है,
पेपर पढ़ने के बाद, गूगल करने के बावजूद भी दे आर नॉट एबल टू कमेंट कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा या ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ रहे हो? मतलब पेपर पढ़ लिया है, उनके हाथ में फ़ोन है, उसके बावजूद भी वो इस चीज़ पे श्योरिटी से नहीं कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और ऐसे एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जिसमें उन लोगों के आंसर्स वेरी कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। तो ये सब कहने के बाद माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग इज़ 84 प्लस is a safe score. If you are scoring 84 and above, even if you are scoring 83, I think you should be safe. But मेरे हिसाब से 84 is the magical number which I am looking at, and trust me, अगर कट ऑफ इससे भी नीचे चला जाता है तो I won't be surprised. Personally, I will not be surprised. So I feel 84 is a score magical number जिसके इर्द गिर्द अगर आप हैं, आपको लग रहा है कि 84, 85, 84.33, हाँ 84 मतलब 84, ऐसा नहीं है कि हाँ 4 कोचिंग से मिला लिए, किसी ने भी एक ने सही आंसर बोल दिया, उस हिसाब से 84 नंबर ला रहे हैं, तो वैसा नहीं दोस्त। अगर 84 मार्क्स आ रहा है एक्चुअली में, यू शुड बी सेफ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। 1 और 2 दिन आप इसमें और कर सकते हैं, ऊपर नीचे दूसरे कोचिंग वाले क्या कह रहे हैं, बट उससे ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 84 आ रहा है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग और ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि प्रीलिम्स हैज़ बिकम टू डाइसी। इवन इफ अगर सिर्फ प्रीलिम्स भी पास कर लोगे तो क्या हो जाएगा यार, मेंस तो करना ही है ना, बिना मेंस के कहाँ जाओगे। सो माय प्रेडिक्शन इज़ 84। ठीक है, ओके, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, विल मीट अगैन, बाय।